हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आज सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 4 लाया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट द मास ऑफ हैमर इज। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हैमर का मास कितना होता है? ए 2.0 kg, बी 2.6 kg, सी 4.5 kg या डी 10 kg? बताइए। तो इसमें आपका होगा बी 2.6 kg। चलिए थोड़ा डिटेल में बात कर लें। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के बारे में। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, तो इसमें जो वेट होता है 2.6 kg, हाइट 305 mm और वॉल्यूम 944 cc। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के बारे में है। और एक है हमारा मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो वेट होगा वो 4.5 kg, हाइट 457.2 mm और वॉल्यूम होगा सेम होगा 944 c। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन विच शो द वाटर content dry density relation for the compacted soil containing no air words is known as A azimuth, B zero air words line, C protect curve, D constant density line। तो इसमें आपका होगा B प्रोक्टर जीरो एयर वर्ड्स लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ग्राफ बिटवीन ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट इन सॉइल इज कॉल्ड। जो ग्राफ हमारा बनता है ड्राई यूनिट वेट का और वाटर कंटेंट का, उस ग्राफ को क्या कहते हैं? ए कंप्रेशन ग्राफ, बी मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ, सी वर्ड रेशियो ग्राफ या डी पोरोसिटी ग्राफ। तो उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं बी मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ। जो हमारा इधर वाटर कंटेंट होता है और इधर ड्राई डेंसिटी होती है गामा डी। ये हमारा मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when compaction effect is increased in the standard compaction test the optimum moisture content। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हमारा सपोज मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ है, ये हमारा वाटर कंटेंट है, इधर है ड्राई यूनिट वेट गामा डी। तो जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो हम इधर हमारा वाटर कंटेंट 1 हो गया, तो इधर हमारा ड्राई यूनिट वेट भी ड्राई गामा D1 हो जाएगा। फिर हम इंक्रीज किए, कॉम्पैक्टिंग करना बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारा ये W2 हो जाएगा वाटर कंटेंट। और इधर भी हम बढ़ाएं तो गामा D2 हो जाएगा। ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो हमारा इंक्रीज करते रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब इंक्रीज करना बंद कर देगा और हमारा जो वाटर कंटेंट है वो डिक्रीज करने लगेगा। तो जैसे अब बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एक टाइम आएगा जहाँ पर ये डिक्रीज करना हो जाएगा वाटर कंटेंट। उसी को कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और जिस पोर्शन पे वो डिक्रीज करेगा
यही हमारा हो जाता है ड्राई मैक्सिमम डेंसिटी गामा डी मैक्स, गामा डी मैक्स, जहाँ पर ये इंक्रीज के बजाय अब स्टार्ट वहाँ से डिक्रीज करना करेगा, तो ये होता है हमारा गामा डी मैक्स। और यहाँ से हमारा जो ग्राफ है इस तरह हो जाएगा। देखिए ग्राफ ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ से ऐसे होने लगा। तो यही पूछा सवाल में हमारा कि when compaction effect is increased in the standard compaction test the optimum moisture content, तो optimum moisture क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ना, तो हमारा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली फॉर कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के लिए हम इनमें से किसका यूज नहीं करते हैं, ए सीट फुट रोलर, बी टेंजन रोलर, सी जेसीबी रोलर या डी रबर टायर्ड रोलर। तो इसमें हमारा होगा सी, जेसीबी का हम लोग यूज नहीं करते हैं रोलर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ हैमर ड्रॉप इन स्टैंडर्ड प्रोटर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोटर टेस्ट रेस्पेक्टिवली। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था हाइट के बारे में, जो स्टैंडर्ड प्रोटर टेस्ट का जो हाइट होता है वो होता है 305 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर, और मॉडिफाइड प्रोटर का हाइट होता है जो 457.2 mm यानी कि 45 सेंटीमीटर। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सबग्रेड एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ हिल्स विथ क्लेली और सैंडी सैंड। क्ले और सैंडी सैंड के लिए किस प्रकार के रोलर का यूज करते हैं, न्यूमेटिक रोलर, रबर टायर्ड रोलर, सीट फुट रोलर, स्मूथ व्हील रोलर या डी वाइब्रेटरी रोलर। तो देखिए क्ले और सिल्ट के लिए हम सीट फुट रोलर का यूज करते हैं, सीट फुट रोलर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा इसके बारे में बता दें। क्ले और सिल्ट के लिए सीट फुट रोलर का यूज करते हैं, और क्ले सिल्ट में जो हमारा होता है इसका जो परमिबिलिटी टेस्ट करते हैं, परमिबिलिटी उस फॉलिंग हेड परमिएटर से करते हैं। परमिबिलिटी टेस्ट जो डिटरमाइन करना होता है परमिबिलिटी टेस्ट, तो उससे हम फॉलिंग हेड परमिएटर से करते हैं क्ले और सिल्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले सॉइल, तो वही सीट फुट रोलर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैक्शन टेस्ट इफ इफेक्टिव फोर्स इज इंक्रीज्ड, जिससे पहले हम मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ के बारे में बताए थे, वही कंपैक्शन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज बोथ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ओएमसी। तो जो ये था इसमें इंक्रीज दोनों करेगा, ये और ये दोनों तो नहीं करेगा, गामा डी करेगा लेकिन मॉइस्चर कंटेंट नहीं करेगा, तो ए तो होगा नहीं। इंक्रीज ओएमसी बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इवन सेम, इंक्रीज ओएमसी और ये सेम रहेगा, ये तो भी तो एकदम नहीं होगा। सी, इंक्रीज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बट ओएमसी रिमेन सेम, इसको बढ़ाते जाइए और ये आपका सेम रहेगा, ये भी नहीं सही होगा, यानी कि सी भी गलत। डी, इंक्रीज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बट ओएमसी इज डिक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा लेकिन ये डिक्रीज करेगा, जो बताया था मैंने ग्राफ में, तो डी हमारा सही। ये हमने पहला क्वेश्चन बताया है डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन था जो हमने ये बताया
कौन सा? इसमें बताया मैंने कॉम्पेक्शन टेस्ट के बारे में, जाके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिफिकेशन ऑफ ए सॉइल बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन इज कॉल्ड ए कॉम्पेक्शन, बी सॉइल स्टेबलाइजेशन, सी कंप्रेसिबिलिटी या डीकम्प्रेशन। तो इसमें आपका सही होगा बी। जो सॉइल है उसको डेंसिफिकेशन करते हैं, उसका घनत्व जो बढ़ाते हैं किसके द्वारा? कॉम्पैक्शन द्वारा, संघनन द्वारा उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, तभी जाकर उसका डेंसिफिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल ड्यू टू विच अ डिक्रीज इन वॉल्यूम occurs अंडर कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसमें जो सॉइल है इसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है, इतना है तो वो वॉल्यूम कम होकर इतना हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीड फुट रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉम्पैक्टिंग। सीड फुट रोलर का प्रयोग करते हैं हम कॉम्पैक्टिंग करने के लिए किस प्रकार के सॉइल के लिए? ए कोहेशनलेस सॉइल, बी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, सी कोहेसिव सॉइल या डी ग्रेवल। तो हम इसको करते हैं यूज कोहेसिव सॉइल के लिए। कोहेसिव सॉइल में कौन आ जाएगा हमारा? वही क्ले और सिल्ट, क्ले और सिल्ट, ये हमारा कोहेसिव सॉइल होगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल? ए इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ, बी इंक्रीज ड्राई डेंसिटी, सी reduce void ratio, ऑल ऑफ these। जो कॉम्पैक्शन करेंगे, ये मान लीजिए सॉइल है, यहाँ पे कॉम्पैक्शन करना चालू करेंगे, यहाँ पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा? इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, जो पार्टिकल्स होंगे वो इतना दूर दूर है तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्लोज आने लगेंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। जब कॉम्पैक्ट करेंगे तो पार्टिकल इसके क्लोज आएंगे तो हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। रेड्यूज एयर वर्ड्स, और जब डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो जो एयर होगा वो निकल जाएगा बाहर। जब एयर बाहर निकल जाएगा तो वर्ड रेशियो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ सोनोस्कोप? सोनोस्कोप का किस में हम यूज करते हैं? ए checking the accuracy of the water meters, B regulating the fire hydrant, C as a replacement of venturimeter for a discharge measurement, या D detection of leakage in underground water mains। इसमें आपका सही होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमेबिलिटी ऑफ ए गिवन सॉइल इज, सॉइल की जो परमेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ग्रेन साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ग्रेन साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ग्रेन साइज, या डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ग्रेन साइज। तो इसमें आपका सही होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए क्ले लेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी? बताइए, क्ले लेयर के लिए परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? टाइम फैक्टर, वेट फैक्टर, वॉल्यूम फैक्टर, प्रेशर फैक्टर। तो इसमें आपका होगा ए टाइम फैक्टर, इसको हम डिनोट करते हैं टीवी से। इसका फॉर्मूला आता है टीवी इक्वल टू CV प्लस डी स्क्वायर। इसमें टी आपका टाइम है, CV आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और जो डी है
जो डी है डी स्क्वायर, ये है मैक्सिमम डेंसिटी ट्रेवल बाय वाटर मॉलिक्यूल, जो डी स्क्वायर है ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें हमारा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। तो बताइए इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो स्टोक्स है वो रिलेट करता है वेलोसिटी ऑफ सेटिंग पार्टिकल्स, जो डार्सी है वो रिलेट करता है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास, और जो पॉइजले है ये रिलेट करता है फ्लो थ्रू कैपिलरीज है, और जो एटरबर्ग है वो कंसिस्टेंसी लिमिट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिंग हेड मेथड टू डिटरमाइन परमिएबिलिटी इज बेस्ट सुइटेड फॉर। जो फॉलिंग हेड मेथड है जो परमिएबिलिटी डिटरमाइन के लिए है वो किसके लिए यूज करता है, किस प्रकार का सोइल के लिए हम फॉलिंग हेड मेथड का यूज करते हैं। दो मेथड होता है जिसके बारे में पढ़ते हैं, एक तो कांस्टेंट हेड मेथड, एक हो गया फॉलिंग हेड मेथड। तो पहले हम लोग देख लेते हैं फॉलिंग हेड मेथड के बारे में। फॉलिंग हेड मेथड तो ये हम यूज करते हैं क्ले सिल्ट के लिए, जिसे हम कहते हैं कोहेसिव सॉइल भी, और इसमें क्ले सॉइल है और कोर्स ग्रेन्ड क्ले सॉइल तो हमारा ऐसे ही होगा, लेकिन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल भी हमारा फॉलिंग हेड परमीटर से ही डिटरमाइन किया जाता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल भी। तो हमारा इसमें दोनों सही होगा, बोथ एंड भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कांस्टेंट हेड मीटर जो है परमीटर के लिए जो नापते हैं, उससे हम लोग जो ग्रेवल है उसके लिए, ग्रेवल के लिए और सैंड के लिए क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट हेड मेथड। समझ में आ गया। फॉलिंग हेड मेथड क्ले सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए और सिल्ट के लिए, और कांस्टेंट हेड मेथड ग्रेवल और सैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिएबिलिटी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय यूजिंग। देखिए कोहेसिव सॉइल इससे पहले ही बताया था हमने, क्ले और सिल्ट और कोहेसिव सॉइल के लिए कौन सा, फॉलिंग हेड। चलिए नेक्स्ट, फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन इज in saturated soil the rate of percolation is space the hydraulic gradient A directly proportional to, B inversely proportional to, C directly proportional to the square of, inversely proportional to the square of। तो लेमिनार फ्लो कंडीशन डार्सी लॉ के बारे में सुना ही होगा आपने, डार्सी लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो बी हमारा हो गया रेट ऑफ परकुलेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो क्या होगा, रेट ऑफ परकुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ए होगा, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द सॉइल
स्पेस वेयर इट्स परमिलिटी स्पेस ए इंक्रीज बी इंक्रीज डिक्रीज सी डिक्रीज इंक्रीज या डी डिक्रीज डिक्रीज। बताइए। तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए सोइल का पार्टिकल्स है ये, इसमें जब हीट कराएंगे हम, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस हम हीट इसमें किए, ये सोइल का पार्टिकल है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन जिसे हम अदर भाषा में कहते हैं डेंसिटी भी कर सकते हैं, हाई डेंसिटी तो ज़्यादा रहती है। लेकिन जब हम इस पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी जो हमारा होगा वो डिक्रीज करने लगेगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, अलग होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे, पार्टिकल्स जो होंगे दूर दूर होने लगेंगे। और पार्टिकल्स जब दूर दूर होने लगेंगे तो जो पोर्स है, पार्टिकल्स जो क्लोजली यहाँ पर थे अब यहाँ पे दूर दूर होने लगे हैं। और पार्टिकल्स जब जब दूर होने लगेंगे तो जो वाटर जो होगा वो परक्लोट्स करेगा रेपिडली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस मिल रहा है उसे, वाटर जो होगा इजीली आएगा जाएगा। तो परमिलिटी हमारा क्या कहता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स में जो ज़्यादा वर्ड्स में जब वाटर परक्लोट करने लगता है तो उसे हम परमिलिटी कहते हैं। तो जब वाटर जब अच्छे से उसमें इंटर करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, रेट ऑफ फ्लो बढ़ने लगेगा तो परमिलिटी इंक्रीज करने लगेगी। तो कौन सा होगा, द टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द सॉइल, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ द सॉइल क्या होगा, घटेगा। जो विस्कोसिटी होगा गाढ़ापन होगा वो तो घटेगा। तो पहला तो हमारा होगा डिक्रीज में आएगा, एक तो मिला डिक्रीज। और उसके बाद परमिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो परमिलिटी जब हमारा फोर्स जो होगा वो बड़ा बड़ा होने लगेगा तो परमिलिटी इजीली हो जाएगा, तो परमिलिटी हमारा इंक्रीज करेगा, जगह ज़्यादा मिलेगा तो वाटर परक्लोट्स करेगा और ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो परमिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the flow through media Darcy law is applicable when Reynolds number is, इसका होगा हमारा 4 डी, Reynolds number equal to or less than 1, ये फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an indirect method of estimating the permeability of the soil in field? A. Calculation from grain size and specific surface, pumping out test, horizontal capillary test, या D. Consolidation of test data। तो इसमें हमारा सही होगा B. Pumping out test। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने करा दिया था, बी होगा 0 एयरवर्ड साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रवि टेक्निकल क्लासेस फॉर मोर अपडेट्स, और ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।